क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई मुल्क बाकायदा अपनी फौज को परिंदों से लड़ने भेज दे? सुनने में ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल, मगर 1932 में ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल यही किया था, ईमो नामी एक परिंदे के खिलाफ, और उसे नाम दिया गया द ग्रेट ईमो वॉर। जी हाँ, ये वाकया बड़ा मशहूर है और थोड़ा सा शर्मिंदगी का बायस भी बना ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आइए आज जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये सब था क्या, क्यों हुआ, फौज क्यों गई और आखिर नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका पसे मंजर समझना जरूरी है। ये वक्त था पहली जंग अजीम के फौरन बाद का, यानी दुनिया भर में माशी हालात बहुत खराब थे, वो ग्रेट डिप्रेशन वाला दौर। बिल्कुल वही ग्रेट डिप्रेशन। ऑस्ट्रेलिया में भी शदीद बहरान था। हुकूमत ने ना अपने साबिक फौजियों को जो जंग से वापस आए थे, उन्हें मगरबी ऑस्ट्रेलिया में जमीनें दी काश्तकारी के लिए। अच्छा, ताकि वो अपना कोई जरिया माश बना सके। हाँ, मगर एक तो मईशत पहले ही खराब थी, ऊपर से वो जमीन भी कोई बहुत जरखेज नहीं थी, किसान पहले ही परेशान थे। और फिर उनकी परेशानी बढ़ाने आ गए ईमो परिंदे। ये कितने बड़े होते हैं वैसे? ये काफी बड़े होते हैं, कद में तकरीबन 6 फुट तक, और ये उड़ नहीं सकते, जमीन पर रहते हैं। शुतुरमुर्ग जैसे लगते हैं मगर है अलग। 6 फुट और 20,000 की तादाद में? जराए तो यही बताते हैं। जी हाँ, तकरीबन 20,000 ईमो वो असल में अफजाइश नस्ल का मौसम गुजार कर पानी और खुराक की तलाश में साहिल की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में आ गए ये नए खेत। बिल्कुल, मगरबी ऑस्ट्रेलिया काहुल इलाका कैंपियन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ गंदम काश्त हुई थी। ईमोस के लिए तो जैसे दावत थी। तो उन्होंने फसलें खाना शुरू कर दी। सिर्फ खाई नहीं, तबाह कर दी। और उनके झुंड के झुंड गुजरते थे तो वो जो लकड़ी की बाड़ें थीं खेतों के गिर्द, वो भी तोड़ डाली। ओहो, इससे तो और मसला हुआ होगा। हाँ, क्योंकि बाड़ें टूटने से फिर खरगोश और दूसरे जानवर भी अंदर घुस आते थे और वो भी फसल खराब करते थे। तो किसानों के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया। पहले तो सुना है ईमो महफूज नस्ल थी। जी, उन्हें मारना मना था, लेकिन जब ये सूरत हाल हुई तो किसानों के दबाव पर उन्हें नुकसानदा या वर्मिन करार दे दिया गया, यानी एक तरह से कीड़ा मकोड़ा समझ लिया गया। किसान तो पहले ही गुस्से में होंगे, गंदम की कीमतें गिर रही थीं, हुकूमत ने सब्सिडी का वादा किया, वो भी पूरा नहीं हो रहा था। बिल्कुल, तो ये ईमो आफत जो थी ना, ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उन्होंने हुकूमत से कहा कि कुछ करें। एक वफ्द गया वजीर दिफा के पास। और उन्होंने क्या मांगा? मदद या? उन्होंने खास तौर पर मशीन गनें मांगी, क्योंकि ये किसान जो थे ये साबिक फौजी थे, उन्हें हथियार चलाना आता था। परिंदों के लिए मशीन गनें? ये तो कमाल ही है। और इससे भी कमाल ये कि वजीर दिफा सर जॉर्ज पियर्स वो मान भी गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि चलो फौजियों की टारगेट प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये भी एक वजह थी। हाँ, ये भी कहा जाता है। और ये भी कि ईमो के जो पर होते हैं ना, वो फौजियों की टोपियों में लगते थे, तो शायद वो भी एक मकसद हो। बहरहाल उन्होंने मेजर GPW मेरेडिथ को भेजा। ओके जी, और 2 लुइस मशीन गने और 10,000 राउंड्स गोलियां। 10,000 गोलियां परिंदों के लिए? और खर्चा कौन उठा रहा था? खर्चा किसानों को उठाना था, यानी गोला बारूद का खर्चा, फौजियों के रहने खाने का बंदोबस्त, ये सब किसानों के जिम्मे था। ठीक है, तो फौज पहुंच गई मैदान में, फिर क्या हुआ? ऑपरेशन शुरू हुआ? हाँ, मगर शुरू में ही थोड़ी गड़बड़ हो गई। पहले तो बारिश हो गई, उसकी वजह से ना ईमू जो एक जगह जमा थे वो बिखर गए छोटे छोटे ग्रुहों में। अच्छा, तो बड़ा टारगेट नहीं मिल सका? बिल्कुल। और फिर जब फौज ने कार्रवाई शुरू की तो एक हैरानकुन बात सामने आई। वो क्या? वो ये कि ईमूस को मारना आसान नहीं था। वो बहुत, आप कहें, चालाक साबित हुए। चालाक परिंदे? हाँ, मेजर मेरेडिथ ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन ईमूज ने जैसे गुरिल्ला हिकमत अमली अपना ली है। वो बड़े झुंड में इकट्ठे नहीं होते थे। अच्छा, बल्कि जैसे ही खतरा महसूस करते छोटी छोटी टोलियों में बट जाते, और हर टोली का एक लीडर होता था जो नजर रखता था और बाकियों को खबरदार करता था। इस तरह मशीन गन से एक साथ बहुत सौ को निशाना बनाना मुश्किल हो गया। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और दूसरी बात, वो सख्त जान बहुत थे। मेजर ने कहा कि कई बार गोलियां लगने के बाद भी वो भागे रहते थे। उन्होंने उनका मवाजना टैंकों से किया कि जैसे गोली उन पर असर ही नहीं कर रही। टैंकों से परिंदों का मुवाजना? यानी फौज मुश्किल में पड़ गई। बहुत ज्यादा।
कुछ वाकयात तो ऐसे हुए कि फौज की रितियन जगनसाई हुई। मसलन? एक बार उन्होंने एक डैम के पास कोई 1000 ईमू को घेरने की कोशिश की। प्लान था कि मशीन गन से उन्हें मारेंगे। हाँ, मगर जैसे ही फायरिंग का वक्त आया, मशीन गन जाम हो गई। अरे, ऐन वक्त पर? जी हाँ, सिर्फ कोई 10-12 ईमू मारे गए होंगे, बाकी सब भाग गए। 1000 में से सिर्फ 12? ये तो बड़ी नाकामी हुई। और एक कोशिश ये की कि मशीन गन को एक ट्रक पर लगा दिया ताकि भागते हुए ईमूस का पीछा करके उन्हें मार सकें। अच्छा आइडिया लगता है। नहीं, बिल्कुल नाकाम रहा। एक तो जमीन इतनी नाहमवार थी कि ट्रक हिलता रहता था, निशाना लेना नामुमकिन था। सही। और एक बार तो हद ही हो गई, एक ईमू भागता हुआ आया और ट्रक के स्टीयरिंग व्हील में फंस गया। क्या? स्टीयरिंग में? जी, और उसकी वजह से ट्रक काबू से बाहर होकर एक बाड़ से टकरा गया। मतलब ईमू ने एक तरह से ट्रक ही तबाह कर दिया। ये तो वाकई किसी कॉमेडी फिल्म जैसा सीन है। बिल्कुल। और गोलियों का ज़्यादा तो देखें, शुरू की एक रिपोर्ट थी कि तकरीबन 2500 गोलियां चलाई गईं। हाँ। और अंदाजा है कि सिर्फ 50 से लेकर शायद 300 तक ईमू मारे गए। 2500 गोलियों से सिर्फ चंद सौ, यानी एक ईमो पर औसतन 10 या उससे भी ज्यादा गोलियां जाया हुई। जी, यही हिसाब बनता है। ये तो कोई फौजी कामयाबी नहीं थी। तो फिर मीडिया और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था? मीडिया ने तो खूब मजाक उड़ाया। इस ऑपरेशन को द ग्रेट ईमो वॉर का तंजिया नाम भी मीडिया ने ही दिया। पार्लियामेंट में भी इस पर बड़े सवाल उठे। लाजमी बात है। ऑपोजिशन के एक रहनुमा ने तो ये तक कह दिया कि अगर इस जंग में किसी को मेडल मिलना चाहिए तो वो फौजियों को नहीं, ईमूस को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर राउंड जीता है। ये तो बहुत बड़ी तज़हीक थी। जी, अगरचे बीच बीच में कुछ इत्तलात आई कि एक हफ्ते में 100 ईमू मारे, या एक रिपोर्ट में कहा गया कि शायद कुल मिलाकर 986 ईमू मारे गए हैं। 986? ठीक है, कुछ तो कामयाबी मिली। हाँ, लेकिन उसके लिए गोलियां कितनी लगी? तकरीबन 10,000, यानी फिर भी एक ईमू पर 10 गोलियां। तो मजमूई तौर पर यह ऑपरेशन मुकम्मल नाकामी समझा गया। तो आखिरकार हुकूमत ने क्या फैसला किया? फौज को वापस बुला लिया? जी, नवंबर में एक मुख्तसर वक्फे के बाद दिसंबर 1932 में ऑपरेशन बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया गया और फौजियों को वापस बुला लिया गया। मेजर मेरेडिथ खुद भी बहुत मायूस थे। तो किसानों का मसला तो वहीं का वहीं रहा। हुकूमत ने फिर दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने ईमू मारने पर इनाम मुकर्रर कर दिया, जिसे बाउंटी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, यानी जो ईमू मारेगा उसे पैसे मिलेंगे? बिल्कुल, और ये तरीका ज्यादा कामयाब रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1934 में सिर्फ 6 महीने के अंदर 57,000 से ज्यादा ईमू मारने पर इनाम का दावा किया गया। 57,000? ये तो बहुत बड़ी तादाद है। फौज से तो कहीं ज्यादा। जी, बाद में भी किसानों ने कई बार फौजी मदद मांगी, 1934 में, 43 में, 48 में, मगर हुकूमत ने हर बार इनकार कर दिया। तो आखिर में जीता कौन इस जंग में? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। फौजी ऑपरेशन तो वाज़े तौर पर नाकाम रहा, बल्कि शर्मिंदगी का बाइस बना। सही। ईमू, हाँ, बहुत से मारे गए, खास तौर पर बाउंटी सिस्टम से, लेकिन नस्ल तो बच गई। आज भी ऑस्ट्रेलिया में लाखों ईमू मौजूद हैं। तो वो हारे नहीं, एक तरह से नहीं हारे। और किसान, उनका मसला आखिरकार कैसे हल हुआ? उन्होंने बेहतर, मजबूत और ऊंची बाड़े लगाना सीख लिया। वो ज्यादा मौसर हल साबित हुआ। यानी टेक्नोलॉजी मशीन गन के बजाय एक सादा सा हल काम आया। बिल्कुल। और सितम ज़रीफ़ी देखें, आज वही ईमू परिंदा जिसके खिलाफ फौज भेजी गई थी, ऑस्ट्रेलिया के कौमी निशान यानी कोट ऑफ आर्म्स का हिस्सा है, कैंगरू के साथ। वाकई ये तो कमाल की बात है। यानी जिसको दुश्मन समझा, आज वो कौमी अलामत है। जी हाँ। तो ये थी ग्रेट ईमू वॉर की अजीबो गरीब कहानी। मुआशी बदाहेरी, इंसानी ज़रूरियात और फितरत के दरमियान एक टकराव, जिसका अंजाम फौजी नाकामी पर हुआ। और शायद ये हमें ये भी सिखाता है कि बाज़ औक़ात हम इंसान, ख़ास तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, ये समझते हैं कि हम फितरत पर काबू पा सकते हैं। हाँ, ऐसा लगता है। मगर ये वाक़या याद दिलाता है कि फितरत की अपनी ताकत है, अपनी हिकमत अमली है, और शायद मसाइल के हल हमेशा ताकत के इस्तेमाल में नहीं होते। कभी कभी हमें फितरत के साथ मिलकर चलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। ये सोचने की बात है कि क्या हर मसले का हल जंग या तसादुम ही है, या हमें ज्यादा तख्लीकी और पायदार हल तलाश करने की जरूरत है, खास तौर पर जब माहौल और जंगली हयात का मामला हो। सही कहा।